केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के एक गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले। कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले, पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहड़ा हाथों में 4 केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है। चलिए ना पापा, देखते हैं। रोहड़ा एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ। धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं। ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते। ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नत्थू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा। जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहड़ा चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहड़ा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहड़ा पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नत्थू घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नत्थू गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आखिर रो रो कर नत्थू हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहड़ा फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नत्थू गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नत्थू ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहड़ा के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती,
पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहां ये नदी खत्म होती है वहां एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई। और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना? सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोना का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आ जा सकता था। एबीसी में करोड़पति पति। सूरज के जीवन का एक ही फंडा था कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए समझदार वही होता है। इसीलिए उसने कभी नौकरी ही नहीं ढूंढी। इस बात से हालांकि उसकी पत्नी शिखा बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी, पर फिर भी सूरज को समझाना बेकार था। टीवी में कैसे बनोगे करोड़पति का ऐड देखकर उसे लगा कि बस अब तो घर बैठे ही वो करोड़पति बन सकता है, और उसके पीछे उसने अपने सारे सोर्सेस एक्टिव कर दिए। 2 हफ्ते में उसके कलीग के साले के पड़ोसी के बेटे का सोर्स निकलता है जो कि उसे शो में पहुंचा सकता है, और सूरज उससे मिलने चला जाता है। अच्छा, तो हमें मुकेश जी बता रहे थे कि आप हमें शो में पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कल अगर कोशिश करूँ तो इसी महीने में आपका नंबर आ जाएगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, वो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का कोई जुगाड़ है क्या? उसका तो कोई जुगाड़ नहीं है। तो वो वाकई में कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चन जी पर है, जो पढ़ते हैं वो पूछ लेते हैं। पहली कोशिश फेल होने पर अब सूरज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जवाब कहाँ से लाए। तब शिखा ने एक सजेशन दिया, क्यों ना सूरज अपने चचेरे भाई सुमित से मदद मांगे, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हालांकि इतनी मेहनत करना सूरज को समझ में नहीं आता था, पर कोई और रास्ता ना मिलने पर वो आखिर सुमित से बात करता है। अरे सुमित, हमारा कैसे बनोगे करोड़पति के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तुम हमें थोड़े चिट बनाने में मदद करोगे क्या? अरे भैया, चिट बनाए तो सालों हो गए, उसमें हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, बल्कि आप बोलो तो हम आपकी पढ़ने में ज़रूर मदद कर सकते हैं। हट, कैसी अनाप शराब बातें कर रहा है तू। सूरज ने सुमित को मना तो कर दिया था, पर तैयारी करने के सिवाय कोई चारा उसे दिख भी नहीं रहा था। खासकर जब 12 के पेपर लीक करने के एक्सपर्ट शुक्ला जो भी हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर सूरज को सुमित के पास जाना ही पड़ा और उसने सुमित और शिखा से वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। 1 महीने की तैयारी के बाद फाइनल हुआ कि शो से 1 हफ्ते पहले एक ट्रायल खेला जाएगा, जहां पर सारे रिश्तेदार ऑडियंस की जगह पर होंगे और शिखा सवाल पूछेगी। दूर दराज से भी रिश्तेदार आकर हाजिर हो गए देखने कि आखिर कैसे बनेगा सुमित करोड़पति। सब कुछ सेट था और इतने में सूरज आकर अपना स्पीच देता है। ये 1 महीना मेरे लिए आसान नहीं था, पर अपने भाई सुमित और अपनी पत्नी शिखा की मदद से मैं इतनी दूर पहुंच पाया हूँ। मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद ने भी बहुत साथ दिया है मेरा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साक्षी पहला सवाल पूछती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरे रुकिए तो, ऑप्शंस तो देने दीजिए। इतने में 5वीं कक्षा का चिंटू बोल उठता है। अरे क्या मामा, आप तो पहले सवाल पर ही आउट हो गए। अरे बेटा, पहला सवाल तो ट्रायल होता है ना। अरे तुम अब देखना। देखने जैसी बात तो थी ही। सूरज को इतना शांत किसी ने नहीं देखा था। कभी कभी तो लगता था मानो सूरज आंख खोलकर ही सो गया हो। मामा जल्दी करो प्लीज, कल सुबह पनवेल भी तो निकलना है। अरे हट, कंसंट्रेट करने दे मुझे। 3 सवाल में 3 लाइफ लाइन खत्म हो चुकी थी और अब चौथे सवाल पर भी सूरज का मौन नहीं टूटा। पर सूरज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर हर कोई सूरज को छोड़ सुमित को देख रहे थे। आखिर सुमित ने ही तो पढ़ाया था सूरज को। गजब बेइज्जती है यार। अरे बेटा, तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम बुड़वाएगा। अरे 3 लाइफ लाइन ले ली तो भी तेरा कुछ नहीं होना है। अरे कोई इतनी बात करता है क्या शो पर? अरे बेटा, शो पर तेरे जैसे भी तो नहीं आते ना। सूरज की ये जंग आखिर 1 घंटे बाद 5वें सवाल पर खत्म हो गई, जब उसने इंडिया के नेशनल बर्ड का नाम कहा, कौवा। अरे बेटा, मजा तो बहुत आया, बस थोड़ा टाइम पर खत्म होता तो आनंद भी आ जाता। ताने बारिश के बूंदों की तरह बरस रहे थे और सूरज को भी समझ आ रहा था कि ये करोड़पति बनना शायद उसके बस के बाहर की बात है। पर वो आखिर ये बात मान कैसे लेता? वो सख्त लौंडा जो ठहरा, उसने सोचा कि बेइज्जती तो हो ही चुकी है, पर अगर मैं हार नहीं मानूं तो शायद कुछ हो सकता है। शिखा, तुम देखना, असली शो में आग लगा दूंगा, आग। करोड़पति बनूंगा मैं। हाँ, सब्जियां खत्म हो गई है घर पे, ले आओ। पहले पति बन जाओ, फिर करोड़पति बनना। अरे गजब बेइज्जती है यार। बेटा, अभी तो घर पर ही हुई है, 1 हफ्ते में तो तुम देश के सामने करवा कर आओगे। वैसे जब टीवी पर जाओ ना, तो बस अपने मम्मी का ही नाम लेना, ठीक है? कोई पूछे तो बोलना कि पापा नहीं है मेरे। अरे पढ़ाई की, पेपर निकलवाए, इतने सारे लोगों को खाना खिलवाया, क्या फ़र्क पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए वही सिकंदर। लेकिन मामा, गधे भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है।